हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 8 की दूसरी टॉपिक विस्थापन धारा अर्थात डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट अर्थात विस्थापन धारा के बारे में। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका यूज क्या है, इस सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। आइए, अध्याय 4 में हम देख चुके हैं कि विद्युत धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, अध्याय 4 में आपने पढ़ा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, किसी तार में विद्युत धारा बहती है, तो वह विद्युत धारा अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। मैक्सवेल ने दर्शाया कि तार्किक संगति के लिए यह आवश्यक है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। जिस तरह से विद्युत धारा जो है अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, ठीक उसी तरह से एक तार्किक संगत के लिए यह आवश्यक है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जो बदल रहा हो, परिवर्तनशील हो, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। यह प्रभाव बहुत ही महत्व का है। एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगे, यह प्रभाव बहुत ही महत्व का है। क्यों? क्योंकि यह रेडियो तरंगों, गामा किरणों और दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त भी अन्य सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या करता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, यह प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत महत्व है। क्यों है? क्योंकि यह रेडियो तरंगों, गामा किरणों, दृश्य प्रकाश के अलावा अन्य सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या करता है। यह देखने के लिए कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के उद्भव का कारण बनता है। ठीक है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के ओरिजिन का कारण बनता है, किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की शुरुआत करता है, इसको समझने के लिए आइए हम किसी संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया पर विचार करें। और संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर के परपथी नियम का उपयोग करें। ठीक है, तो अब आपको यह बताया जाएगा कि कैसे परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसका कारण क्या है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। इसके लिए किसी संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया पर विचार करना होगा, किसी कैपेसिटर के चार्जिंग पर विचार करना होगा। संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करना होगा। एम्पियर का परपथीय नियम क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई इंटू ब्रैकेट में टी यहां पर लिखा गया है। इसका मतलब धारा जो है समय के साथ बदल रहा है, धारा जो है समय के साथ बदल रहा है, इसलिए यहां पे आई ब्रैकेट में टी लिखा गया है। टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई। संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परपथी नियम लगाया गया, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई। चित्र 8.1a देखें ध्यान से, चित्र 8.1a, यह फिगर देखें, यह है आपका चित्र 8.1a। इसमें आप देखें एक संधारित्र की प्लेटें हैं,
इसमें संधारित्र की प्लेटें हैं, प्लस प्लेट माइनस प्लेट आवेश आप देख रहे हैं। एक प्लेट पर धनात्मक आवेश है, दूसरे प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक बिंदु यम माना गया है। देखें ऊपर की तरफ एक बिंदु यम है और बाहर की तरफ एक बिंदु पी है। इसमें एक धारा बह रही है, एक कंडक्टिंग वायर आप देख रहे हैं, तार देख रहे हैं, जिसमें एक धारा आई बह रही है और यह धारा समय के साथ बदल रही है। आई टी, आई इन ब्रैकेट टी, मतलब जो धारा बह रही है वह समय के साथ परिवर्तित हो रही है। ठीक है, एक समान धारा नहीं है, ऐसी धारा है जो समय के साथ बदल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P हमने लिया जो संधारित्र के प्लेट के बाहर है। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक सर्किल ड्रा किया, एक वृत्त ड्रा किया जो, ठीक है, जो इस बहने वाले चालक तार से r दूरी पर है। स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींचा। इस वृत्त के परिधि पर बिंदु P शामिल है, वहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आपने अभी जो चित्र 8.1 देखा, उसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र C दर्शाया गया है। फिगर में आपने देखा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र C है जो एक ऐसे परिपथ का भाग है जिसमें समय के साथ परिवर्तनशील धारा प्रवाहित हो रही है। जो एक ऐसे परिपथ का भाग है जिसमें समय के साथ परिवर्तनशील धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उस धारा को देखें, आई के साथ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात समय के साथ परिवर्तनशील धारा प्रवाहित हो रही है। आइए समांतर प्लेट संधारित्र के बाह्य क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु जैसे कि P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर एक बिंदु P ले रहे हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यह हमारा फिगर था जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है जो समय के साथ बदलती है। समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम R त्रिज्या का एक समतल वृत्ताकार लूप लेते हैं। ठीक है, इसके लिए देखें R त्रिज्या का एक समतल वृत्ताकार लूप लेते हैं। ठीक है, जिसका तल जो है धारावाही तार की दिशा के लंबवत है। जिसका तल जो है धारावाही तार के दिशा के लंबवत है। तल क्या है? इस धारावाही तार के दिशा के लंबवत है और केंद्र तार के ऊपर है। इस वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार लूप जो है उसका केंद्र कहाँ पे है? तो केंद्र जो है तार के ऊपर है। ठीक है, अब जो है सममित के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार लूप की परिधि के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह वृत्ताकार लूप के परिधि के अनुदिश होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार परिधि के लूप के अनुसार होगी। यह हम सममित के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, लूप के प्रत्येक बिंदु पर इसका परिमाण समान है। लूप के प्रत्येक बिंदु पर, लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, परिमाण समान है, भले दिशा बदल रही है। लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है। इस कारण यदि क्षेत्र का परिमाण B होगा, यदि क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B है तो समीकरण 8.1 का वाम पक्ष क्या होगा? अगर जो है चुंबकीय क्षेत्र B का मान, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? B है, तो वाम क्षेत्र का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझें। यदि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B हो तो आप क्या लिख सकते हैं? तो जो बाएं, ठीक है, जो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl है उसको आप क्या लिख सकते हैं?
तो यहाँ पे लिखेंगे आप बी, और जो डीएल होगा वो एक सर्किल बनेगा, सर्किल की परिधि बनेगी, अर्थात 2πr, 2πr अर्थात b इंटू 2πr बराबर μ0 I, b इंटू 2πr बराबर μ0 I हो जाएगा। ठीक है, तो सममित के आधार पर हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह वृत्ताकार लूप के परिधि के अनुदिश होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार परिधि के लूप के अनुदिश होगी, और लूप के प्रत्येक बिंदु पर इसका परिमाण समान है। चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है लूप के प्रत्येक बिंदु पर समान है। इस कारण जो है यदि क्षेत्र का परिमाण b है, चुंबकीय क्षेत्र का मान b है, तो समीकरण जो आप 8.1 है, ठीक है, जो एम्पियर का परपथी नियम है, इसका जो बायां पक्ष है, ठीक है, बायां पक्ष है, इसको हम लिख सकते हैं b इंटू 2πr, b इंटू 2πr बराबर μ0 I। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस परिसीमा वाली, ठीक है, अब इस परिसीमा वाली एक अन्य सतह पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसी परिसीमा वाली एक दूसरे सतह पर हम विचार कर रहे हैं। पहला परिसीमा आपने देख लिया कि जब बिंदु P को हम संधारित्र के बाहर लेते हैं और एक वृत्ताकार लूप मानते हैं, तो इसके लिए एम्पियर के नियम में b इंटू 2πr बराबर μ0 I आता है। ठीक है, अब जो है हम इसी परिसीमा को लेते हुए, इसी बाउंड्री को लेते हुए हम एक अन्य सतह पर विचार करते हैं जो चित्र बी में है। हम एक घड़े के आकार लेते हैं, ठीक है, जिसमें संधारित्र के अंदर का भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। अभी हम बाहर हिस्सा केवल शामिल किए थे बिंदु P, अब हम अंदर वाले हिस्से को शामिल करते हुए एक प्लेट को संधारित्र का भी उसमें शामिल करते हुए एक घड़े के आकार की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक घड़े का आकार का कल्पना देखें, यहाँ एक घड़े का आकार ले रहे हैं जिसमें संधारित्र का एक प्लेट भी शामिल है, और वह जो हमारा वृत्ताकार लूप था वह घड़े का मुख का काम कर रहा है, घड़े का मुख का काम कर रहा है। इसी तरह से आप एक और कल्पना कर सकते हैं जो चित्र सी में है। इसमें आप संधारित्र के बीच में देखें एक खुला हुआ टिफिन का आकार ले सकते हैं, एक खुले हुए टिफिन का रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो यह आप देखते हैं। पहले घड़े वाले की विचार पर बात करते हैं, तो ध्यान से समझें पहले। अब इसी परिसीमा, ठीक है, अब इसी परिसीमा वाली एक अन्य सतह पर विचार कीजिए। यह घड़े के आकार की एक सतह है। क्या है? घड़े के आकार की सतह है, जैसा आप फिगर बी में देख सकते हैं। यह सतह कैसी है? यह सतह जो है वह एक घड़े के आकार वाली सतह है। ठीक है, जो धारा को कहीं भी नहीं छूती है। यह जो धारा आप देख रहे हैं बह रही है, इसको, यह जो घड़े के आकार की सतह है वह धारा को कहीं भी टच नहीं कर रही है, कहीं भी छू नहीं रही है। ठीक है, पर इसकी तली संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में है। यह घड़े की तली जो है वह संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में है, और यह घड़ा जो है तार को कहीं भी छू नहीं रहा है। घड़े के आकार की एक सतह है जो धारा को कहीं भी नहीं छूती है, पर इसकी तली जो है वह संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में है। और उसका जो मुख है, जो ऊपर उसका मुख वर्णन किया गया है, जो वृत्ताकार लूप है, जो मुख है वो क्या है? वृत्ताकार लूप है। दूसरी ऐसी सतह आप ले सकते हैं जो बिना ढक्कन के टिफिन बॉक्स के आकार का है, जो सी में बनाया गया है। ठीक है, बिना ढक्कन के यह टिफिन बॉक्स के आकार का एक स्ट्रक्चर है जो संधारित्र के बीच में है। ठीक है, यह तीन स्ट्रक्चर की हम कल्पना कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के आधार पर आगे हम व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। समान, ठीक है, समान प्रांचलों वाली ऐसी सतहों के लिए, समान प्रांचलों वाली ऐसी सतहों के लिए एम्पियर का नियम लगाने पर, यह जो समान प्रांचल आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे वृत्ताकार लूप था, यहाँ पे घड़ा था, और यहाँ पे बिना ढक्कन वाली टिफिन थी। समान प्रांचलों वाली
ठीक है, जिसमें प्रांचल तीनों में समान है, ऐसी सतहों के लिए एम्पियर का नियम लगाने पर हम पाते हैं कि समीकरण 8.1, जो समीकरण 8.1 है, जो क्या है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। समीकरण क्या है, समीकरण है आपका क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, समीकरण है आपका क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। समीकरण क्या है, समीकरण है आपका क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। आई जो है वो समय के साथ बदल रही है, ठीक है। समान प्रांचलों वाली ऐसी सतहों के लिए एम्पियर का नियम लगाने पर हम पाते हैं कि समीकरण 8.1 के बाईं ओर का मान, ठीक है, यह दाहिने ओर मान है, यह बाईं ओर का मान है, ठीक है, तो बाईं ओर का मान नहीं बदलता है, ठीक है, यह बाईं ओर का मान जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल है यह नहीं बदलता है, ठीक है, पर दाईं ओर का मान शून्य है। यह दाईं ओर का जो मान है म्यू जीरो आई, यह क्या है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि बीच में करंट नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है। टिपिन का जो घड़े का अंदर वाला हिस्सा है, नीचे वाला तल है, यहाँ पे कोई धारा नहीं बह रही है, कोई करंट नहीं बह रही है, कोई तार नहीं है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल तो सही है, लेकिन म्यू जीरो आई शून्य है। समान प्रांचलों वाली ऐसी सतहों के लिए एम्पियर का नियम लगाने पर हम पाते हैं कि समीकरण 8.1 के बाईं ओर का मान तो नहीं बदलता है, पर दाईं ओर का मान शून्य है, न कि म्यू जीरो आई है, ठीक है। यह म्यू जीरो आई शून्य हो जाता है, इधर का मान शून्य हो जाता है, न कि म्यू जीरो आई होता है, ठीक है। क्यों शून्य हो जाता है, क्योंकि चित्र 8.1 बी और चित्र 8.1 सी में दर्शाई गई सतहों से कोई धारा नहीं गुजरती है, ठीक है। ये जो सरफेस बने हुए हैं, इन सरफेस से जो घड़े के आकार के हैं, जो टिफिन के आकार के हैं, इनसे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई धारा नहीं बह रहा है, इसलिए जो एम्पियर का नियम है, उस एम्पियर के नियम के दाईं बाएं तरफ जो म्यू जीरो आई है वह शून्य हो जाता है, क्योंकि वहां पे धारा नहीं बह रहा है। इसलिए हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है, एक कंफ्यूजन से होता है, ठीक है। इसलिए हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। इस प्रकार से गणना करें तो, ठीक है, इस प्रकार से गणना करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इस प्रकार अगर गणना करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरे प्रकार गणना करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। एक प्रकार से अगर गणना किया जाए तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन अगर दूसरे प्रकार से गणना किया जाए तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहां पे धारा फ्लो नहीं हो रही है बिंदु P पर, ठीक है। संधारित्र के प्लेट के अंदर धारा नहीं फ्लो हो रही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, इसलिए हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। एक प्रकार से गणना करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि दूसरी प्रकार गणना करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि यह विरोधाभास जो है हमारे द्वारा लागू किए गए एम्पियर के परिपथीय नियम के कारण उत्पन्न होता है। यह जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, एक तरह से अगर नियम लागू करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आता है, लेकिन अगर दूसरे तरह से सोच के नियम लागू करें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं आता है। यह विरोधाभास हमारे द्वारा लागू किए गए एम्पियर के परिपथी नियम के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात इस नियम में संभवतः कोई पद छूट गया है, इस नियम में संभवतः कोई पद छूट गया है, और छूटा हुआ यह पद जो है ऐसा होना चाहिए, जो छूटा हुआ पद है वह ऐसा होना चाहिए
चाहे हम किसी भी सतह का उपयोग करें, चाहे हम बिंदु M पे देखें, चाहे बिंदु P पर देखें, ठीक है, छूटा हुआ यह पद ऐसा होना चाहिए कि चाहे हम किसी भी सतह का उपयोग करें बिंदु P पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो, समान प्राप्त हो। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का समान मान प्राप्त हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एम्पियर का नियम है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू जीरो आई, इसमें जो है दाहिने तरफ जो है कुछ हिस्सा छूट गया है, कुछ इसमें त्रुटि आ गई है, इसीलिए जो है, ठीक है, यह कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। छूटा हुआ यह पद ऐसा होना चाहिए कि चाहे हम किसी भी सतह का उपयोग करें, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र समान मान प्राप्त होना चाहिए। चाहे हम, ठीक है, घड़े का आकार लें, चाहे हम टिफिन का आकार लें, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होना चाहिए। यदि हम चित्र C को ध्यान पूर्वक देखें, यदि हम चित्र C को ध्यान पूर्वक देखें, इस चित्र C को ध्यान दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। यदि हम चित्र C को ध्यान पूर्वक देखें तो छूटे हुए पद का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप चित्र C को ध्यान पूर्वक देखें तो छूटे हुए पद का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर यह एक विद्युत क्षेत्र, प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है प्रदर्शित किया गया है, जो संधारित्र के अंदर है। इसी के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र छूटा हुआ पद है। ठीक है, तो अगर हम चित्र 8.1 C को ध्यान दें तो ध्यान पूर्वक देखें तो छूटे हुए पद का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या? संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच की सतह, ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की सतह यश से गुजरती हुई किसी राशि के मान में परिवर्तन हो रहा है। देखें, यह जो संधारित्र के बीच जो सतह है, सरफेस है, ठीक है, यह जो सरफेस है, इससे गुजरती हुई कोई राशि है जिसके मान में परिवर्तन हो रहा है। तो यह जो राशि है एक विद्युत क्षेत्र है, जो प्लस से माइनस तरफ विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यदि आप ध्यान से देखें इस चित्र C को तो आप पद का अनुमान लगा सकते हैं कि कौन छूटा हुआ पद है। तो क्या? संधारित्र के प्लेटों के बीच की सतह, ठीक है, यह जो प्लेटों के बीच की सतह है, यश से गुजरती हुई किसी राशि के मान में परिवर्तन हो रहा है। कौन सी वह राशि का मान है? जी हाँ, वास्तव में उनके बीच विद्युत क्षेत्र बदल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यश में विद्युत क्षेत्र बदल रहा है। ठीक है, जब यह सरफेस यश आप देख रहे हैं जो प्लेटों के बीच में है, इसमें क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। ठीक है, तो क्या संधारित्र के प्लेटों के बीच की सतह यश से गुजरती हुई किसी राशि के मान में परिवर्तन हो रहा है? इस सरफेस यश से गुजरती हुई किसी राशि के मान में परिवर्तन हो रहा है? यस, जी हाँ, वास्तव में उनके बीच विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। ठीक है, आइए इसकी गणना करते हैं। यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A हो, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A हो, यों इस पर कुल आवेश Q हो, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का परिमाण जो होगा वह, ठीक है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A होगा। ठीक है, अर्थात सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A हो, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A हो और इस पर कुल आवेश Q हो, प्लेटों पर कुल आवेश Q हो, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा?
तो पहले प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई बराबर, ठीक है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा ए, क्यू बटा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्यू बटे ए बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां क्यू प्लेटों का आवेश है और ए प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो और इस पर कुल आवेश क्यू हो, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का परिमाण कितना होगा, तो क्यू बटा ए बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यह क्षेत्र की सतह यस के लंबवत होता है। यह जो चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र ई जो है वह इस सरफेस यस के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र ई जो है वह सरफेस यस के लंबवत होता है। इसका परिमाण जो है संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर समान रहता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वह संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर समान रहता है, पर इनके बाहर शून्य हो जाता है। प्लेटों पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है, लेकिन प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो और इस पर कुल आवेश क्यू हो, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण क्या होगा, तो प्लेटों के बीच स्थित विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का मान जो होगा वह क्यू बटा ए बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यह क्षेत्र जो है, ठीक है, यह क्षेत्र की सतह यस के लंबवत होता है। यह क्षेत्र जो होगा विद्युत क्षेत्र, वह यह जो सतह आप देख रहे हैं इसके लंबवत होता है। इसका परिमाण जो होगा संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर समान रहता है। ठीक है, परिमाण जो होता है वह संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर समान रहता है, पर इसके बाहर शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र जो है वह प्लेटों के बाहर शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है प्लेटों के अंदर जो है समान होता है। क्या, परिमाण, मान समान होता है, दिशा नहीं, मान समान होता है। ठीक है, इसलिए सतह यस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस यस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो गाउस का नियम का उपयोग करें तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए, फाई ई बराबर ई ए, ई का मान केवल लेना है, इसलिए मॉड ऑफ ई इंटू ए। ठीक है, सतह यस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से फाई ई बराबर मॉड ऑफ ई इंटू ए। मॉड ऑफ ई विद्युत क्षेत्र का केवल मान तो कितना आया है, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए। यह वेक्टर ई का मान हो गया केवल, और इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सतह यस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई कितना होगा, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो फाई ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कैंसिल, तो फाई बी बराबर, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह निकल गया आपका सतह यस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यदि संधारित्र के प्लेटों पर, अब यदि संधारित्र के प्लेटों पर क्यू आवेश समय के साथ परिवर्तित हो, तो अब यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्यू जो है वह समय के साथ बदले, समय के साथ परिवर्तित हो, तो यहां एक धारा होगी। ठीक है, आवेश जो है समय के साथ अगर बदले तो यहां पर धारा होगी, अर्थात I बराबर डी क्यू बटे डी टी होगी, I बराबर डी क्यू बटे डी टी होगी। अतः आपका समीकरण जो है वो बदलेगा।
ठीक है, डी फाई ई बटे डी टी, डी फाई ई बटे डी टी बराबर डी बाई डी टी फाई ई का मान, फाई ई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर, ठीक है, फाई का मान लग दिए डी बाई डी टी फाई ई, मतलब डी बाई डी टी फाई ई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अलग कर दीजिए, डी क्यू बटे डी टी एक साथ लिखें, एप्सिलॉन नॉट अलग हुआ, डी क्यू बटे डी टी एक साथ, डी क्यू बटे डी टी धारा आई के बराबर होता है, डी क्यू बटे डी टी मतलब धारा आई, तो यह हो गया एक बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, एक बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। यह निर्दिष्ट करता है कि एम्पियर के नियम में संगति के लिए, ठीक है, यह निर्दिष्ट करता है कि एम्पियर के नियम में संगति के लिए क्या करना पड़ेगा, संगति के लिए जो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटे डी टी बराबर आई ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्या आ गया, आप देख रहे हैं कि डी फाई ई बटे डी टी बराबर आ गया एक बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, एक बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, तो आई बराबर क्या होगा, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी बराबर आई, ठीक है। यह जो हमें मिला यह हमें शामिल करना होगा एम्पियर के नियम में। यह असंगति जो उत्पन्न हो रहा था, यह जो धारा उत्पन्न हो रही है प्लेटों के बीच में, इस असंगति को शामिल करना होगा। तो यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ परिवर्तित हो तो यहां पर एक धारा I बराबर डी क्यू बटे डी टी होगी। फ्लक्स परिवर्तन डी फाई ई बटे डी टी बराबर डी बाई डी टी, ठीक है, फाई ई का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या लिख सकते हैं एक बटे एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी आई होता है, तो डी फाई बटे डी टी बराबर, ठीक है, डी फाई बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, एप्सिलॉन नॉट का तिर्यक गुणा, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी बराबर आई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी बराबर क्या होगा आई के, ठीक है, समीकरण नंबर 4। यही एम्पियर के परपति नियम का छूटा हुआ पद है, यह जो निकला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी बराबर आई जो है, यही एम्पियर के परिपथीय नियम का छूटा हुआ पद है जिसे दाहिने तरफ शामिल करना होगा। यदि हम किसी भी सतह से होकर चालकों द्वारा वाहित कुल धारा में, यदि हम किसी भी सतह से होकर चालकों द्वारा वाहित कुल धारा में एप्सिलॉन नॉट गुणा विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर जोड़ें तो हम एम्पियर के परपति नियम का सामान्यीकरण कर सकते हैं, एम्पियर के परपति नियम में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम किसी भी सतह से होकर चालकों द्वारा वाहित कुल धारा में क्या शामिल करना होगा, एप्सिलॉन नॉट गुणा विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर, एप्सिलॉन नॉट गुणा विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर जोड़ दें, मतलब यह जो वैल्यू है इसको प्लस कर दें तो हम एम्पियर के परपति नियम का सामान्यीकरण कर सकते हैं। तब सभी सतहों के लिए धारा का मान I समान होगा, ठीक है, चाहे हम सतह अंदर लें चाहे बाहर लें, हर जगह धारा का मान समान होगा। कब, जब बाहर जो धारा आती है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, तो म्यू जीरो आई में आपको प्लस कर लेना होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी को। तब कहीं पर भी एम्पियर का सामान्यीकरण नियम लगाने पर चुंबकीय क्षेत्र B के प्राप्त मान में कोई विसंगति नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप दाहिने तरफ जो म्यू जीरो आई है उसमें आप प्लस कर लें एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, तो सभी सतहों के लिए धारा I का मान समान होगा। तब कहीं पर भी एम्पियर का सामान्यीकृत नियम लगाने पर
चुंबकीय क्षेत्र B के प्राप्त मान में कोई विसंगति नहीं आएगी। बिंदु P पर B का मान जो होगा वह शून्यतर ही होगा। बिंदु P पर B का मान जो होगा वह शून्य से अलग होगा, शून्यतर होगा। चाहे इसकी गणना करने के लिए हम कोई भी सतह लें, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो होगा वह शून्य के अलावा ही होगा, चाहे हम इसकी गणना के लिए हम कोई भी सतह लें। प्लेट के बाहर किसी बिंदु P पर B का मान वही होगा जो ठीक इसके अंदर बिंदु M पर होगा। ठीक है, प्लेट के बाहर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वही होगा जो प्लेट के अंदर बिंदु M पर होगा। ठीक है, आवेश के प्रवाहों के कारण, ध्यान समझें, आवेशों के प्रवाह के कारण, चार्ज के फ्लो होने के कारण, आवेशों के प्रवाह के कारण चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसे चालन धारा कहा जाता है। ठीक है, आवेशों के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण कंडक्टर में, चालक में जो धारा बहती है, जो धारा प्रवाहित होती है उसे चालन धारा कहते हैं, कंडक्टिंग करंट कहते हैं, IC से लिखते हैं। समीकरण 8.4 द्वारा व्यक्त धारा एक नवीन पद है। ठीक है, यह जो धारा आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट d फाई बटे dt बराबर I एक नया पद है। ठीक है, और जबकि चालक में जो धारा बहती है उसे चालन धारा कहते हैं, और यह जो धारा आ रही है एक नया पद है जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आई है। यह जो धारा आई है यह विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण पैदा हुई है। यह धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण पैदा हुई है, या विद्युतीय विस्थापन जो अभी भी कभी उपयोग में आता है के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए हम इसको विस्थापन धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहेंगे? विस्थापन धारा कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, ID कहेंगे। और यह विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हुई है। और जो तार में बहने वाली धारा के कारण जो उत्पन्न हुई है, जो तार में धारा बहती है उसको IC कहते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के धारा को बहती है उसे ID कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण 8.4 द्वारा व्यक्त धारा एक नवीन पद है, एक नया पद है जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय विस्थापन जो अभी भी कभी उपयोग में आता है के कारण अस्तित्व में आता है। इसको इसलिए विस्थापन धारा अथवा मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो धारा है इसे विस्थापन धारा या मैक्सवेल का विस्थापन धारा कहा जाता है। चित्र 8.2 ऊपर वर्णित समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। तो चित्र 8.2 देखें जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। ध्यान दें, चित्र 8.2 इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को दर्शाया गया है। देखें, यह चित्र 8.2 संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थित बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B। देखें यहाँ पर यह चुंबकीय क्षेत्र B है बिंदु M पर, और यह विद्युत क्षेत्र E है बिंदु M पर। इलेक्ट्रिक फील्ड E की दिशा देखिए और चुंबकीय क्षेत्र B जो है वह बिंदु M पे दिखाया गया है। मैक्सवेल द्वारा किया गया व्यापीकरण निम्न है। मैक्सवेल ने जो व्यापीकरण किया था, एम्पियर के नियम में जो परिवर्तन किया था वह क्या है? तो ध्यान दें, वह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत केवल प्रवाहमान आवेश से निर्मित चालन विद्युत धारा ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हो रही है वह चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने का कारण जो है वह केवल आवेशों की गति के द्वारा निर्मित, आवेशों के चलने के कारण निर्मित चालन विद्युत धारा ही नहीं, बल्कि समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर भी इसका कारण बन सकती है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने का कारण जो है वह समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर भी हो सकती है। आवेशों, प्रवाहमान आवेशों से निर्मित चालन
विद्युत धारा भी हो सकती है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पहले जानते थे। अब यह भी जान लें कि समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने का कारण हो सकती है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत केवल प्रवाहमान आवेशों से निर्मित चालन विद्युत धारा ही नहीं होती, बल्कि अपितु समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर भी इसका कारण बन सकती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण, ठीक है, प्रवाहमान आवेशों से निर्मित चालन विद्युत धारा होगी, और दूसरा जो होगी वह सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के कारण होगी। समय के साथ, समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। अधिक स्पष्टता से इस बात को कहें तो कुल धारा जो आई होगी, ठीक है, जो कुल धारा आई होगी वह आईसी द्वारा निर्मित चालन धारा और आईडी द्वारा निर्दिष्ट विस्थापन धारा के योग के बराबर होगी। जो कुल धारा आई जो होगी वह आई क्या होगी, वह आईसी प्लस आईडी के योग के बराबर होगी। कुल धारा आई जो होगी वह कंडक्टिंग करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के योग के बराबर होगी। ठीक है, आईडी क्या है, आईडी है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt है। ठीक है, द्वारा निर्दिष्ट विस्थापन धारा के योग के बराबर होगी, अर्थात I बराबर आईसी प्लस आईडी बराबर I बराबर आईसी प्लस आईडी का मान एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt। कुल धारा I बराबर आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt। सुस्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है कि संधारित्र के प्लेटों के बाहर, संधारित्र के प्लेटों के बाहर केवल चालन धारा होती है। संधारित्र के प्लेटों के बाहर केवल कंडक्टिंग करंट होता है, आईसी बराबर आई होती है, तथा कोई विस्थापन धारा नहीं होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता है, अर्थात आईडी बराबर शून्य होता है। कहाँ, संधारित्र के प्लेटों के बाहर। संधारित्र के प्लेटों के बाहर केवल आईसी होती है, आईडी शून्य होता है, जबकि दूसरी ओर संधारित्र के अंदर कोई चालन धारा नहीं होती है, आईसी शून्य होता है। संधारित्र के प्लेटों के अंदर कोई चालन धारा नहीं होती है, कोई कंडक्टिंग करंट नहीं होता है, आईसी शून्य होता है, केवल विस्थापन धारा होती है जिसमें आईडी बराबर आई होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बाहर की जो होती है धारा वह केवल आईसी के कारण होती है, वहां पे आईडी की कोई भूमिका नहीं है, आईडी शून्य होती है, जबकि संधारित्र के प्लेट के अंदर आईसी शून्य होती है, जो भी धारा होती है वह आईडी होती है। व्यापीकृत एवं यथार्थ एम्पियर के परिपथी नियम का स्वरूप जो है 8.1, ठीक है, जैसा है, बस केवल एक अंतर है, ऐसी किसी भी सतह जिसकी परिमित बंद लूप है, ऐसी किसी भी सतह जिसकी परिमित बंद लूप है से गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होती है। ठीक है, जो 8.1 समीकरण आप पढ़े थे, एम्पियर का परपथी नियम, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, वह तो सही है, लेकिन यह ध्यान देना है कि ऐसी किसी भी सतह जिसकी परिमित बंद लूप है से गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होती है। व्यापक रूप से अगर इस नियम को देखें तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी होगा। इसे एम्पियर मैक्सवेल नियम कहा जाता है, एम्पियर मैक्सवेल नियम कहा जाता है। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। तो यह एडिशन हुआ है इस समीकरण में, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, जो करेक्शन किया गया है मैक्सवेल के द्वारा। किसी भी दृष्टि से, ठीक है, किसी भी दृष्टि से विस्थापन धारा के भौतिक प्रभाव चालन धारा के समान हैं। किसी भी दृष्टि से विस्थापन धारा
जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका भौतिक प्रभाव जो है चालन धारा के समान है, ठीक है, कंडक्टिंग करंट के समान है, आईसी के समान है। कुछ स्थितियों में जैसे कि किसी चालक तार में नियत विद्युत क्षेत्र के लिए विस्थापन धारा का मान शून्य हो सकता है। अगर विद्युत क्षेत्र नियत है तो उस कंडीशन में आईडी शून्य हो सकती है, ठीक है। किसी भी दृष्टि से विस्थापन धारा के भौतिक प्रभाव जो है वह चालन धारा के समान होता है। कुछ स्थितियों में जैसे कि किसी चालक तार में नियत वैद्युत क्षेत्र के लिए विस्थापन धारा का मान शून्य हो सकता है, लेकिन शून्य हो सकता है क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र ई समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जब विद्युत क्षेत्र ई समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, नियत विद्युत क्षेत्र होगा, तो वहां पे विस्थापन धारा का मान शून्य होगा। जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलेगा तब वहां पे विस्थापन धारा आएगा, ठीक है। तो किसी चालक तार में नियत विद्युत क्षेत्र के लिए विस्थापन धारा का मान शून्य हो सकता है क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र ई समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। कुछ दूसरी स्थितियों में जैसे कि ऊपर बताए गए आवेशित होते संधारित्र में, चार्ज होते कैपेसिटर में, आवेशित होते संधारित्र में चालन और विस्थापन धारा दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। आवेशित होते संधारित्र में चालन और विस्थापन धारा दोनों उपस्थित हो सकते हैं, पर अलग अलग स्थानों में, अलग अलग स्पेस में। चालन धारा जो होगा वह बाहर होगा और विस्थापन धारा जो होगा वह अंदर होगा, ठीक है। तो आवेशित होते संधारित्र में चालन एवं विस्थापन धारा दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं, पर अलग अलग दिक् स्थानों में, अलग अलग स्पेस में। परंतु अधिकतर स्थितियों में दोनों एक ही स्थान पर विद्यमान हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतर स्थितियों में दोनों एक ही स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी माध्यम पूर्ण चालक या पूर्ण विद्युत रोधी नहीं होता है। कोई भी माध्यम पूर्ण चालक या पूर्ण विद्युत रोधी नहीं होता है, इसलिए अधिकतर स्थितियों में दोनों एक ही स्थान पर विद्यमान हो सकते हैं। सर्वाधिक रोचक तथ्य यह है कि किसी विशाल क्षेत्र में जहां कोई भी चालन धारा नहीं होती, किसी विशाल क्षेत्र में जहां पर कोई भी चालन धारा नहीं होती, समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण, समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण केवल विस्थापन धारा ही होती है, ठीक है। किसी विशाल क्षेत्र में जहां पर कोई भी चालन धारा नहीं होती है, कोई भी कंडक्टिव करंट नहीं होता है, आईसी नहीं होता है, समय के साथ अगर वहां पे परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है तो उसके कारण वहां पे केवल विस्थापन धारा ही होती है। ऐसे क्षेत्र में आसपास कोई चालन धारा स्रोत नहीं होने पर भी चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है विस्थापन धारा के कारण। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण ऐसे जगह पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। इस विस्थापन धारा के अस्तित्व की प्रयुक्ति प्रयोग द्वारा पुष्टि की जा सकती है, ठीक है। इस विस्थापन धारा का अस्तित्व को प्रयोग द्वारा पुष्ट की जा सकता है, किया जा चुका है। उदाहरण के लिए चित्र 8.2a के संधारित्र के प्लेटों के बीच माना बिंदु m चुंबकीय क्षेत्र मापा जा सकता है। यह ठीक उतना ही पाया जाएगा जितना बाहर के किसी बिंदु माना P पर है, ठीक है। तो अगर हम देखें संधारित्र के प्लेटों के बीच बिंदु m है, यहां पर जितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक बिंदु P पर जो संधारित्र के प्लेट के बीच बाहर है, वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी। जितना अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। विस्थापन धारा के दूरगामी परिणाम हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के जो रिजल्ट हैं
वे बहुत दूर तक ले जाते हैं। विस्थापन धारा के दूरगामी परिणाम है यह तथ्य जिसकी ओर हमारा ध्यान एकदम आकर्षित होता है, वह यह है कि विद्युत और चुंबकत्व अब और अधिक सम्मिलित हो गए हैं। विद्युत और चुंबकत्व अब और एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, लेकिन अभी दूर हैं। क्यों दूर हैं? ये अभी भी पूर्णतः सम्मिलित नहीं है। ये अभी भी पूर्णतः सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए विद्युत आवेश के सादृश्य चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत चुंबकीय एकल ध्रुव ज्ञात नहीं है। ठीक है, आवेश एकल ध्रुव ज्ञात है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, लेकिन चुंबकीय एकल ध्रुव अभी तक ज्ञात नहीं है। अकेला यश अकेला यन अभी तक ज्ञात नहीं है। इसलिए जो है विद्युत और चुंबक को अभी पूर्णतः सम्मिलित नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो विस्थापन धारा के दूरगामी परिणाम है यह तथ्य जिसकी ओर हमारा ध्यान एकदम आकर्षित होता, वह यह है कि विद्युत और चुंबकत्व अब और अधिक सम्मिलित हो गए हैं। फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह फैराडे का प्रेरण संबंधी नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब चूंकि दो बिंदुओं 1 और 2 के बीच विद्युत वाहक बल बिंदु 1 से बिंदु 2 तक इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है, विद्युत वाहक बल की उपस्थिति एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। विद्युत वाहक बल की उपस्थिति जो है एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को हम दूसरे शब्द में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह तथ्य है कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यह तथ्य कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, फैराडे के नियम का सम्मिलित प्रतिरूप है। फैराडे के नियम का सम्मिलित प्रतिरूप है। फैराडे के नियम को अगर हम कहें कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो यह तथ्य है कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात फैराडे के नियम का सम्मिलित प्रतिरूप है। और विस्थापन धारा के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, विस्थापन धारा के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होने का परिणाम है। विस्थापन धारा के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होने का परिणाम है। अतः समय पर निर्भर, ठीक है, समय पर निर्भर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के उत्पत्ति के कारण है। समय पर निर्भर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो हैं एक दूसरे के उत्पत्ति के कारण हैं। ठीक है, अगर समय के साथ विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, अगर समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। अर्थात समय पर निर्भर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के उत्पत्ति के कारण हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और मैक्सवेल एम्पियर का परपति नियम इस कथन का परिमाणात्मक अभिव्यक्ति है, जहां धारा कुल धारा है, जैसा कि समीकरण 8.5 से स्पष्ट है कि I जो है वह कुल धारा है, I बराबर IC प्लस ID है, I बराबर IC प्लस एक्सपाइलन नॉट डी फाई ई बटे dt है। इस सम्मत की
एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्पत्ति विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व है। यह जो सममित आप देख रहे हैं, सिमेट्री देख रहे हैं, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्पत्ति जो है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व, जिसके विषय में हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं मैक्सवेल के समीकरण के बारे में। मैक्सवेल का समीकरण पहला, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जिसे कहते हैं विद्युत संबंधी गाउस नियम। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, विद्युत संबंधी गाउस नियम। दूसरा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए बराबर शून्य, चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम। तीसरा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई वी बटे डी टी, फैराडे नियम। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई वी बटे डी टी, फैराडे नियम। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, एम्पियर मैक्सवेल नियम। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।